नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है, रविवार स्पेशल का दिन है। तो आज बात करेंगे एक घटना की जो 1986 की है। इसका संदर्भ 1984 का लोकसभा चुनाव का है। सवाल इससे जो उठ रहे हैं, जो बहुत से लोगों के मन में उस समय, जिन लोगों ने उस समय की घटनाओं के बारे में अखबारों में पढ़ा होगा, सुना होगा, उनके मन में भी रहा होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने, खास तौर से अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने कांग्रेस और राजीव गांधी की मदद की? क्या राजीव गांधी का वही हश्र हो सकता था जो 1974 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद इंदिरा गांधी का हुआ था कि उनको चुनाव लड़ने से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता? किस आधार पर? चुनाव में भ्रष्ट आचरण के आधार पर। और आपको मालूम है कि 1974 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का फैसला आया, उसके बाद क्या हुआ? देश ने इमरजेंसी देखी, बहुत कुछ हुआ। तो क्या 1984 में भी ऐसी स्थिति आई थी? मशहूर वकील शांति भूषण की अगर बात माने तो ऐसी स्थिति थी। क्यों वाजपेयी और आडवाणी ने ऐसा नहीं होने दिया? ये शांति भूषण की समझ में कुछ आया, कुछ नहीं आया। और ये सवाल आज तक अनुत्तरित है कि क्यों बचाया। उसका एक एक जो है एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन जो है वो वास्तविकता से मैच नहीं करता, मेल नहीं खाता। तो पहले घटना की बात करते हैं। 1984 का चुनाव हुआ इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। 31 अक्टूबर को जब उनकी हत्या हो गई, उनके सिख सुरक्षा गार्ड जो थे उन्होंने उनको गोली मार दी। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। 31 अक्टूबर की बात है। शाम से उनकी मौत की खबर आने के बाद से शुरू हुआ जो सिखों के खिलाफ, वो अगले 3 दिन तक बाकी देश के बाकी हिस्सों में भी चला, लेकिन सबसे ज़्यादा दिल्ली में 3 दिन तक खोज कर सिखों को मारा जाता रहा। और शांति भूषण लिखते हैं, उससे पहले भी लोगों ने लिखा है, छपा है, तमाम डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, फिल्में बनी हैं, जांच आयोग की रिपोर्ट है कि कांग्रेस के जो नेता सिखों को मारने के लिए निकले थे समूह में, उन सब के पास उन इलाकों की वोटर लिस्ट थी, घर के पते थे, कि जिससे आइडेंटिफाई करने में समय नष्ट ना हो, ज़्यादा समय ना लगे कि कौन से घर हैं जहां सिख रहते हैं। उनको मारा गया, गले में टायर लगाकर जला दिया गया, वैसे जिंदा जला दिया गया। और पुलिस ने कहीं लाठीचार्ज भी नहीं किया, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। 4 वकील अपना वकालत का जो काला कोट है वो पहनकर निकले लोगों को बचाने के लिए। शांति भूषण, राम जेठमलानी, फली नरीमन और सोली सोराब जी, चारों देश के जो है टॉप लीगल ब्रेन थे। इनका कहना है कि कुछ नहीं हुआ। शांति भूषण का कहना है कि वो भागकर गए पीवी नरसिम्हा राव के पास, जो उस समय देश के गृह मंत्री थे। नरसिम्हा राव ने कुछ लोगों को फ़ोन किया, पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया, बात करने की कोशिश की, लेकिन शांति भूषण को उनकी बातचीत और उनको जो जवाब मिल रहा था उससे समझ में आ गया कि नरसिम्हा राव की कोई सुनने वाला नहीं है। कोई ऊपर की ताकत है जो नरसिम्हा राव से भी ज़्यादा अधिकार रखती है, उसके निर्देश पर चल रहे हैं अधिकारी, पुलिस अधिकारी। तो उनको समझ में आ गया कि उनसे ऊपर सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सकता है, वो प्रधानमंत्री, जो राजीव गांधी थे। तो ये तो चुनाव हुआ। चुनाव के दौरान क्या हुआ? अगर जिन लोगों ने उस समय का चुनाव देखा है, अगर उनको याद हो, तो अखबारों, देश के सभी प्रमुख अखबारों में पूरे आधे पेज के विज्ञापन छपते थे और उसमें एक सिख टैक्सी ड्राइवर दिखाया जाता था और कटीले तार। और सवाल होता था कि क्या आप अपने परिवार को इस टैक्सी में सुरक्षित समझेंगे, इस ड्राइवर के साथ सुरक्षित समझेंगे? 1984 का चुनाव ऐसा है जहां पहली बार भारतीय राजनीति में, खासतौर से चुनाव प्रबंधन में, कॉरपोरेट सेक्टर की एंट्री हुई। एक मल्टीनेशनल कंपनी कांग्रेस का चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रही थी। उसने ये विज्ञापन डिज़ाइन किए और कांग्रेस ने इसका खूब प्रचार किया।
और राजीव गांधी का वो बयान तो आपको ज़रूर याद होगा, चाहे उस समय आपकी उम्र ऐसी रही हो समझने की, न रही हो, कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये संकेत था। दूसरा, जो आपने पढ़ा सुना होगा, शांति भूषण अपनी किताब में भी लिखते हैं। उनकी एक किताब है, नई किताब, कोर्टिंग डेस्टिनी। उसमें उन्होंने इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा, अगले 2 दिन तक इंदिरा गांधी का पार्थिव शरीर 3 मूर्ति में रखा रहा और उसका लाइव टेलीकास्ट चलता रहा, और वहाँ जो भीड़ जमा थी उसमें से नारे लगते रहे, खून का बदला खून से लेंगे। इस माहौल में थोड़े समय पहले, लगभग 1-1.5 महीने पहले चुनाव करा लिया गया लोकसभा का, इस माहौल का फ़ायदा उठाने के लिए। चुनाव वैसे जनवरी 1985 में होने वाला था, लेकिन दिसंबर में ही हो गया। और 3 दिन ये चलने के बाद तीसरे दिन शाम को आर्मी बुलाई गई और तुरंत सब शांत हो गया। तो सवाल था कि आर्मी तो पहले दिन भी बुलाई जा सकती थी। राजीव गांधी से बहुत से लोगों ने मिलकर ये मांग भी की थी। उनके परिवार के कुछ लोग थे जो उनके पास गए थे, उनसे कहा था कि अगर इंदिरा जी जीवित होती तो आर्मी बुला लेती। ऐसे माहौल में राजीव गांधी ने सुना और अनसुना कर दिया। तो अब बात आई 1986 में, ये बात हो रही है, नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई भारतीय जनता पार्टी की। और उस समय बता दें, शांति भूषण का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि शांति भूषण भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कार्यकारिणी में कि एक इलेक्शन पिटीशन चुनाव याचिका दायर करनी चाहिए हमको, और उसमें सभी जो कांग्रेस के सांसद हैं उनके खिलाफ दायर हो कि इनका चुनाव रद्द किया जाए, क्योंकि सांप्रदायिक आधार पर, भ्रष्ट आचरण के आधार पर ये चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। विचार विमर्श हुआ, फिर लगा कि भाई बीजेपी इस चुनाव में सिर्फ 2 सीटें जीती है, 400 से ज़्यादा सांसदों के खिलाफ, लोकसभा सदस्यों के खिलाफ याचिका थोड़ा जो है मजाक जैसा, हास्यास्पद जैसा हो जाएगा। तो तय हुआ कि एक याचिका दायर की जाए, टारगेट किया जाए राजीव गांधी को। तो नेशनल एग्जीक्यूटिव में ये बात तय हुई। दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र जहाँ से विजय कुमार मल्होत्रा ललित माकन के खिलाफ चुनाव लड़े थे, उस चुनाव क्षेत्र के 2 मतदाताओं के जरिए ये याचिका दायर की जाएगी। ये याचिका दायर की जाएगी और शांति भूषण ने कहा कि उस चुनाव में ललित माकन के पक्ष में राजीव गांधी ने भी चुनाव सभाएं की थी और सांप्रदायिक भाषण दिए थे, धर्म के आधार पर भाषण दिए थे, और उनका इसका प्रमाण खोजने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के हर भाषण की रिकॉर्डिंग करता है ऑल इंडिया रेडियो, तो वहाँ से उनके भाषण की प्रति मिल जाएगी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि इसी पिटीशन के जरिए ये साबित किया जाएगा, इस बात को भी शामिल किया जाएगा कि राजीव गांधी ने भ्रष्ट आचरण करके चुनाव जीता है, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है और भ्रष्टाचारण के आधार पर उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है या प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला था। जिम्मा दिया गया शांति भूषण को कि वो इस पिटीशन को ड्राफ्ट करें। उन्होंने पिटीशन को ड्राफ्ट किया। 2 मतदाताओं की खोज हुई, उनको खोजकर उनके जरिए जो है याचिका ये दायर की गई दिल्ली हाई कोर्ट में। तो याचिका तो दरअसल दायर की गई थी ललित माकन के खिलाफ, लेकिन उसका मकसद था कि उसके जरिए राजीव गांधी को भी को डिस्क्वालीफाई कराया जाए, उनका चुनाव रद्द कराया जाए। अब हुआ ये कि याचिका दायर हुई और एविडेंस शुरू होता, रिकॉर्डिंग उसकी शुरू होती, उसी बीच में ललित माकन की हत्या हो गई। तो सवाल उठा कि क्या उनकी हत्या के बाद ये मुकदमा, ये याचिका बनी रह सकती है? लेकिन जो कानून है देश का, उसके मुताबिक अगर उम्मीदवार की मौत हो जाए तब भी भ्रष्ट आचरण का जो आरोप उसके खिलाफ लगा है, जो याचिका दायर हुई है, वो जीवित रहेगी, वो कंटिन्यू करेगी। तो याचिका पर कोई खतरा नहीं था। इसी बीच में शांति भूषण को पता चला कि विजय कुमार मल्होत्रा ये याचिका वापस लेना चाहते हैं। तो उन्होंने फ़ोन किया विजय कुमार मल्होत्रा को और कहा कि अगर आप याचिका वापस लेना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, आप एक फॉर्मल एप्लीकेशन मूव कीजिए पिटीशन को विड्रॉ करने के लिए। वो पिटीशन विड्रॉ हो जाएगी तो हम दूसरे जो मतदाता हैं उनके नाम से याचिका ये
चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हटना चाहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। ये सलाह उनको कानूनी सलाह दी कि इस तरह से आप हटना चाहते हैं तो हट भी जाएंगे और याचिका जो है वो चलती रहेगी। लेकिन विजय कुमार मल्होत्रा ने उनकी सलाह मानी नहीं और उस पिटीशन को डिसमिस करवा दिया। डिसमिस बाय डिफ़ॉल्ट कि उसको परस्यू ही नहीं किया गया। और शांति भूषण लिखते हैं कि एक बार जब इस तरह से डिसमिस हो जाए पिटीशन कोई, तो उसको फिर रिवाइव करने का कोई तरीका नहीं। इस बात से वो बहुत नाराज़ हुए। उनको समझ में नहीं आया कि उनकी सलाह क्यों नहीं मानी विजय कुमार मल्होत्रा ने। तो इसकी शिकायत करने वो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के पास गए। उन्होंने कहा कि ये अनुशासनहीनता है, ये याचिका राष्ट्रीय महत्व की थी, इसके जरिए हम ये साबित कर सकते थे, हमारे पास प्रमाण था कि चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का इस्तेमाल किया गया और इतना बड़ा मौका हमारे हाथ से चला गया। इसके लिए विजय कुमार मल्होत्रा के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मल्होत्रा के खिलाफ कार्रवाई तो दूर, ललित माकन के मौत के बाद जो बाई इलेक्शन होने जा रहा था लोकसभा सीट का, उसके लिए मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया जा रहा था। शांति भूषण ने इसका विरोध किया कि कम से कम इतना तो कीजिए कि मल्होत्रा को उम्मीदवार मत बनाइए, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई, पार्टी ने नहीं सुनी। विजय कुमार मल्होत्रा उम्मीदवार बने। उसके बाद शांति भूषण ने कहा कि फिर मैं पार्टी में नहीं रह सकता, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भेज दिया। तो उनको बुलाकर कहा गया अटल जी और आडवाणी जी की ओर से कि देखिए, अगर इस समय आप इस्तीफ़ा देंगे तो इसका गलत संदेश जाएगा और पार्टी चुनाव हार सकती है। ये प्रचारित किया जाएगा कि आपने पार्टी को हरवाने के लिए जानबूझकर पार्टी का प्रॉस्पेक्ट जो है उसको सैबोटेज करने के लिए इस्तीफ़ा दिया है। शांति भूषण रुक गए कुछ दिन। फिर उपचुनाव के बाद शांति भूषण ने अपना इस्तीफ़ा भेज दिया दूसरी बार, और उसके बाद अटल जी और आडवाणी जी दोनों लोग उनके घर गए उनको मनाने के लिए कि आप इस्तीफ़ा वापस ले लीजिए। उन्होंने कहा मैं इस्तीफ़ा वापस नहीं ले सकता। उस दिन से वो पार्टी के सदस्य नहीं रह गए। उन्होंने लिखा कि उनको लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी में चर्चा भी हो रही थी कि वो अपने पुराने एजेंडे पर लौटना चाहती है। पार्टी में इस पर मतभेद था। अटल जी भी चाहते थे कि पार्टी 1980 में स्थापना के बाद से जिस धर्मनिरपेक्ष रास्ते पर चल रही है उसी पर चले, और पार्टी में एक धड़ा था जो उनका समर्थन कर रहा था। लेकिन उससे बड़ा एक वर्ग था जिसको लग रहा था कि उसने जनसंघ के समय की अपनी जो नीति छोड़ी, उससे पार्टी का नुकसान हुआ, पार्टी का जनाधार लगातार घट रहा है, इसलिए वापस जाना चाहिए उसको। तो आपको मालूम है उसके बाद क्या हुआ। 1986 में अटल जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जो 1980 में गांधीवादी समाजवाद का रास्ता चुना था अपनी विचारधारा के रूप में, उसको पार्टी ने छोड़ दिया। एकात्म मानववाद के रास्ते पर फिर वो लौट गई और लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर बड़ा परिवर्तन किया संगठन में, और उसके बाद फिर जो है 88 में राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया। तो बाद की सब कहानी है। लेकिन सवाल ये है, अब भी वो सवाल अनुत्तरित है कि आखिर राजीव गांधी को डिस्क्वालीफाई, उनका चुनाव रद्द करवाने का इतना बड़ा अवसर क्यों गंवा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जो फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने किया था उसको दो नेताओं ने कैसे बदल दिया, या तीन नेताओं, विजय कुमार मल्होत्रा को भी शामिल कर लीजिए। ये सवाल है जिसका जवाब नहीं मिला। इस तरह का आरोप ऐसा नहीं है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी पर लगा हो। एक और याचिका इससे पहले, उसका डिटेल मुझे अब इस समय याद नहीं है, वो 1971 के चुनाव का है, जिसके बारे में ये आम अफवाह थी। अब वो उसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं, क्योंकि उसकी कोई जांच हुई नहीं, कि रूस से कोई मतलब उस समय सोवियत संघ था, सोवियत संघ से कोई ऐसी इंक आई थी जो इलेक्शन में के दौरान आपकी उंगली पर लगाई जाती है, जो कुछ समय बाद जो है वो उड़ जाती थी कोई। अब वो मैं मानता हूँ कि अफवाह ही होगी उसमें क्योंकि जांच नहीं हुई थी, इसलिए कुछ
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस इलेक्शन को लेकर भी बहुत सारे संदेह थे लोगों के मन में। उस पर भी आगे बढ़ते हुए फिर पीछे हट गई थी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ उस समय थी। तो ये दो मुद्दे हैं, लेकिन खास तौर से ये 86 का मामला जो है, ये तो बड़ा स्पष्ट था कि राजीव गांधी को डिस्क्वालीफाई कराया जा सकता था। इसके प्रमाण भरे पड़े थे। जिस तरह से कैंपेन चलाया कांग्रेस ने, जिस तरह के विज्ञापन दिए, इस विज्ञापन का मामला जो है, अभी कुछ साल पहले जब जॉर्ज फर्नांडिस एक्टिव थे, सांसद थे, तो उन्होंने संसद में भी उठाया था। तो ये पार्टी जो है सांप्रदायिकता की बात करती है, दूसरे लोगों पर आरोप लगाती है सांप्रदायिकता की राजनीति का। हम बताते हैं आपको इन्होंने कैसे 84 का चुनाव लड़ा। वो उस विज्ञापन की प्रति लेकर संसद में आए थे। उनको प्रियरंजन दास मुंशी सहित कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा कि ये बिल्कुल झूठी बात है, तो उन्होंने जेब से निकाला और उन्होंने कहा कि दिखाता हूँ। चंद्रशेखर जी उठे और जाके रोक दिया। उन्होंने कहा कि अब ये गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको मत दिखाइए, इससे माहौल ख़राब होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 1984 के चुनाव में जो किया, उसके बाद वो किसी और पार्टी पर सांप्रदायिक आधार पर राजनीति करने और चुनाव लड़ने का आरोप कैसे लगा सकती है। लेकिन बीजेपी को भी इस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए। हालांकि बात पुरानी हो गई तब भी, कि राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी को 1986 में उसने क्यों बचाया। जो एक्सप्लेनेशन देते हैं बीजेपी के कई लोग, वो ये कि भाई 1984 का चुनाव कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ी थी और हिंदू वोट से ही जीती थी। उसको और धर्मों के लोगों का भी वोट मिला था, लेकिन बड़ी संख्या में हिंदू वोट मिला। ऐसा कहते हैं कि उस समय संघ के लोगों ने भी कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया था। तो एक बड़े हिंदू मैंडेट को नेगेट नहीं करना चाहते थे, उसके खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये आफ्टर थॉट जैसा है। बात ये नहीं थी कि किस मैंडेट से आए, बात ये थी किस तरीके से जीत कर आए। और अगर भ्रष्ट आचरण किया है तो उसके खिलाफ आप इतना आगे बढ़े कि नेशनल एग्जीक्यूटिव में आपने उस पर चर्चा की, फैसला किया, याचिका दायर की, फिर क्यों वापस लिया, इसको एक्सप्लेन तो कम से कम करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। तो ये है, देखिए पार्टियां कब किस तरह से काम करती हैं, कैसे इतिहास एक घटना से बदल जाता है, कैसे बदलने से रुक जाता है। कल्पना कीजिए अगर 1986 में शांति भूषण ने जो याचिका दायर करवाई थी, उस याचिका पर अदालत का फैसला आता और वो राजीव गांधी कांग्रेस के खिलाफ जाता, तो भारतीय राजनीति की दिशा बदल गई होती। अब वो अच्छे के लिए होती, बुरे के लिए होती, ये तो केवल हम लोग कयास लगा सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से बड़ा बदलाव होता, जो इसलिए नहीं हो पाया कि भाजपा के दो नेताओं ने, मुझे नहीं मालूम कि और लोगों से उन्होंने कंसल्ट हो सकता किया हो, कंसल्ट किया हो, सलाह मशवरा किया हो, उसके बाद फैसला लिया हो, लेकिन ये कोई उस तरह का व्यापक सलाह मशवरा वाला फैसला नहीं था जैसा कि याचिका दायर करने का फैसला था। तो इस सवाल का जवाब मुझे नहीं लगता कि कभी मिलेगा, लेकिन कोशिश करते रहने में क्या हर्ज है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।